Hello everyone. Welcome to all of you in FFB live chemistry classes. काफ़ी लंबा चैप्टर बायोमॉलिक्यूल्स का चल रहा है, जिसको हमने काफ़ी पीडीएफ्स को बड़ा करके थोड़ा क्लास की टाइमिंग ज़्यादा हो गई है, लेकिन चूँकि बहुत छोटे छोटे बनाने में भेजने में बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो कोई भी चीज़ जो शुरू हो वो एक साथ ख़त्म हो जाए, ये ज़्यादा बेहतर होता है। तभी समझ में भी आता है और बाद में फिर पुरानी चीज़ थोड़ा सा भूल जाती है तो उतनी समझ में नहीं आती, इसलिए एक साथ सारा कलेक्शन करके तुम लोगों को बताने की कोशिश की है। तो पिछला वीडियो काफ़ी लंबा हो गया था, लेकिन ऐसा भी नहीं है, 1 घंटा पढ़ सकते हो या चाहो तो हाफ हाफ करके आधे घंटे के बाद रोक सकते हो, फिर उसके बाद पढ़ सकते हो उसको। आज का बायोमॉलिक्यूल्स चैप्टर में आज का जो टॉपिक है वो है हार्मोन्स, एंजाइम एंड कंपोनेंट ऑफ फूड। जो इस चैप्टर का इम्पॉर्टेंट पार्ट है हार्मोन्स, उसके अलावा एंजाइम के बारे में डिस्कस करेंगे और हमारे फूड में किन चीज़ों की क्या चीज़ होती हैं और उनका किस तरह से डाइजेशन होता है। बहुत ही शॉर्ट में उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये बायोलॉजी का पार्ट है। जो बायो स्टूडेंट हैं वो वहाँ से पढ़ सकते हैं और बाकी के स्टूडेंट शॉर्ट में पढ़ेंगे तो उन्हें सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। नाउ हार्मोन्स, पहले हम हार्मोन्स के बारे में बात करते हैं, उसके बाद फिर हम एंजाइम्स पे आएंगे। These are the chemicals which are secreted by ductless or endocrine glands and are carried to different parts of the body by the blood stream, where they control different physiological action. The hormones are biomolecules which produce their physiological activity at a site other than that of their origin. Like fats and carbohydrates, they are not stored in the body but are continuously being produced. The word hormone is derived from Greek language, which means to gear up or to excite. Hormones control cell and tissue growth, heartbeat, blood pressure, secretion of digestive enzymes, kidney function, the reproductive system, and location, etc. Now, classification of hormones. Three major class of hormones: steroid hormones, peptide hormones, and amino acid derivatives. तो वन बाय वन देखते हैं स्टेरॉइड हार्मोन्स कौन से हैं। C18 स्टेरॉइड्स, ओवरियन हार्मोन्स इसमें फर्स्ट आता है, जिसमें कि बी एस्ट्राडायोल, एस्ट्रायोल एंड एस्ट्रोन, ये क्या है, ओवेरियन हार्मोन्स। दूसरे तरह का होता है टेस्टिकुलर हार्मोन्स, जो कहाँ से ओरिजिन होती है इसकी, फ्रॉम टेस्टिस। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का नाम है एंडोस्टेरोन एंड डिहाइड्रोपियांड्रोस्टेरोन। और फ्रॉम एड्रीनल ग्लैंड से जो हार्मोन निकलते हैं वो एंड्रोस्टेट 4-in-317 17 डायोन एंड एंड्रोस्ट 4-in-311 17 ट्राइओन्स। अब ये थे C19 स्टेरॉइड्स और उससे पहले के थे C18 स्टेरॉइड्स, उसके बाद है C21 स्टेरॉइड्स। एड्रीनल कार्टिलेज हार्मोन, इसमें होता है मिनरेलोकैरिटिकॉइड्स, एल्डोस्टेरोन, डीऑक्सीकार्टिकोस्टेरोन एंड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। उसके अलावा तो ये ग्लैंड्स का नाम है, इसमें ये हार्मोन सिक्रेट होते हैं। और दूसरी तरफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड से कार्टिसोन, कार्टिसोल एंड कार्टिकोस्टेरोन। फिर है कार्पस लुटियस हार्मोन, जो कि होता है प्रोगेस्टेरॉन। तो ये कौन से हार्मोन हो गए, स्टेरॉइड हार्मोन्स। दूसरे तरह के हार्मोन्स है पेप्टाइड हार्मोन्स। हार्मोन्स ऑफ द पैंक्रीज, इसमें दो इंपॉर्टेंट है, इंसुलिन एंड ग्लूकोगॉन। दीज आर द पेप्टाइड हार्मोन्स, यानी प्रोटीन इसका पार्ट होता है।
उसके बाद हार्मोन्स ऑफ द पैराथायराइड, जैसे पैराथॉर्मोन्स, पीटीएच इन शॉर्ट में कहते हैं इसको। उसके अलावा हार्मोन्स ऑफ द एडिनो हाइपोफाइसिस, ये सारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं जहाँ ये पॉइंट बने हुए हैं, और इनसे जो हार्मोन सिक्रेट होते हैं उनके नाम यहाँ पर पे दिए हुए हैं। तो इसका है थायरोट्रोपिन, एडिनो हाइपोफाइसिस से थायरोट्रोपिन THS कहलाता है ये। उसके अलावा एड्रीनो कार्टिकोट्रोपिन ACTH एंड गोनाडोट्रोपिन GTH, फॉलिकल स्टिमुलेशन हार्मोन FSH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH, ल्यूकोट्रोपिक हार्मोन LTH एंड सोमेटोट्रोपिन STH और GH। तो शॉर्ट में कहीं इस तरह के वर्ड लिखे होंगे तो ये इन हार्मोन्स को रिप्रेजेंट करते हैं। उसके अलावा पार्स इंटरमीडिया, ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स है। इंटरमीडियंस और मेलानोक्राइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स निकलते हैं, जैसे कि अल्फा MSH एंड बीटा MSH। उसके अलावा है न्यूरोहाइपोफाइसिस, ऑक्सीटोसिन और पिटोसिन हार्मोन इस ग्लैंड से सिक्रेट होते हैं, एंड वैसोप्रेसिन और पिट्रेसिन। उसके अलावा हार्मोन ऑफ द कार्पस लुटियस होता है रिलैक्सिन, हार्मोन्स ऑफ द गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, इसमें गैस्ट्रिन, सेक्रेटिन, कोलिसाइस्टोकाइनिन एंड पैंक्रियोजाइम, इंटेरोगेस्टेरॉन, इंटेरोक्राइनिन, हिपेटोक्राइनिन एंड ल्यूसीरिनिन एंड वेलिकिनिन। तो ये सारे एंजाइम्स जो पूरी लिस्ट यहाँ पे देखा वो क्या है, पेप्टाइड हार्मोन्स। थर्ड टाइप्स ऑफ हार्मोन्स हैं एमिनो एसिड डेरिवेटिव, जो कि थायराइडल हार्मोन्स ट्राई आयोडोथायरोनाइन T3 कहलाता है, टेट्रा आयोडोथायरोनाइन T4। तो ये थायराइडल हार्मोन्स हो गए, दीज आर एमिनो डेरिवेटिव्स हैं। उसके बाद दूसरे तरह के हैं एड्रीनल मॉड्यूलरी हार्मोन्स, इसमें एड्रीनलाइन एंड नॉर एड्रीनलाइन। तो ये कंप्लीट लिस्ट है हार्मोन्स की कि किस तरह कितने टाइप के हार्मोन्स होते हैं और हर टाइप के हार्मोन्स किस तरह की ग्लैंड से सिक्रेट होते हैं। Now hormones are secreted by ductless glands and are circulated through blood. They regulate different metabolic activities. Ductless glands like adrenal, pituitary, thymus, pineal body are known as endocrine glands. They regulate various biological reactions. In mammal, secretion of hormones is controlled by pituitary gland, which is situated in the hind brain. Hormones are called chemical messenger also because they pass message from one organ of the body to another. Some exocrine glands like saliva glands, digestive glands of digestive tract, skin, liver, gonads, ovaries in female and testes in males, kidneys, etc. secrete through ducts, and so they are known as duct glands. Pancreas is duct gland, so exocrine gland, but it secrete hormone also. So it is exocrine gland also. Thus pancreas is mixed endocrine as well as exocrine gland. नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ हार्मोन्स, शॉर्ट में अभी पूरी लिस्ट क्लासिफिकेशन ऑफ हार्मोन्स की देखी। अब उसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में जाते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ हार्मोन्स ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज, हार्मोन्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप्स: स्टेरॉइड हार्मोन्स, नॉन स्टेरॉइड हार्मोन्स और प्रोटीन हार्मोन्स एंड एमीन हार्मोन्स। इन तीनों तरह का
क्लासिफिकेशन अभी देखा और सारे हार्मोन्स की लिस्ट इनके अंदर जो आती है वो भी देखी। अब आते हैं हम स्टेरॉयड हार्मोन्स पे। ऑल द स्टेरॉयड हार्मोन्स आर फोर रिंग सिस्टम डेरिवेटिव्स। Among four rings, three are cyclohexane rings and one is cyclopentane ring. Steroids are insoluble in water but soluble in fats. इस तरह से फोर रिंग सिस्टम इन स्टेरॉइड्स। ये साइक्लोहेक्सेन 3 रिंग है और एक साइक्लोपेंटेन। They are further divided into two groups. First is sex hormone. They are divided into three groups. First, they are divided into three groups. उसके अलावा मेल सेक्स हार्मोन्स और एंड्रोजीन्स या टेस्टोस्टेरोन secreted by testis is important sex hormone. It helps in male puberty and due to its effect, male sex characters like development of reproductory glands, heavy voice, strong bones and muscles, will of sex, etc. developed. The structure of testosterone is like this: three cyclohexane part and one cyclopentane parts. Now, female sex hormones or estrogens. Estradiol, which is secreted from ovaries, is important female hormone. Estradiol secreted from ovaries is important female hormone. It is called feminizing hormone. Due to its effect, development of secondary sex organs and sex characters take place. It controls menstrual cycle. Ovaries secretes estrogens also. Structure of both hormone is like this: estradiol, इसमें एक एरोमेटिक रिंग है और 3 एलिफैटिक, और दिस इज द एस्ट्रोन, स्ट्रक्चर ऑफ एस्ट्रोन। प्रेगनेंसी हार्मोन्स और प्रोगेस्टाइन्स, तो 3 तरह के हार्मोन हो गए फीमेल में। पहला ये सेक्स हार्मोन्स, उसके बाद होता है फीमेल सेक्स हार्मोन में एस्ट्रोजेंस, और इसमें 2 तरह के हार्मोन हैं, एक एस्ट्रोजन, उसके एस्ट्राडाइल एंड एस्ट्रोन। उसके बाद थर्ड टाइप है प्रेगनेंसी हार्मोन्स और प्रोगेस्टीन्स। प्रोगेस्टेरोन which is secreted by corpus luteus is important hormone for pregnancy. It regulates the pregnancy. Some drugs like mifepristone removes the effect of progesterone and hence lead to abortion. The structure of progesterone is like दिस। ये स्ट्रक्चर किसका है? प्रोगेस्टेरोन हार्मोन का। नाउ एड्रीनोकॉर्टिकल हार्मोन्स और कार्टिकोस्टेरॉइड्स। एड्रीनल कॉर्टेक्स secreted a large number of hormones. Adrenal cortex is the endocrine gland, secretes a large number of hormones which are derivatives of cholesterol. All these hormones are water soluble steroids, and among them cortisol, cortisone, and corticosterone are important. Most abundant 95% and most important hormone for women is cortisol. It regulates the metabolism of carbohydrate, protein, and fats. Cortisone is less important in men but more important in other mammals. All these hormones are glucocorticoids. Aldosterone is secreted by cells of glomerulosa layer of adrenal cortex. It regulates the minerals in the body. It is mineralocorticoid. Now, second type of hormone is protein hormones. Protein hormones are secreted by endocrine cells of pituitary glands, parathyroid glands, pancreas, and hypothalamus. These are polypeptides having 3 to 200 amino acid monomer units.
That is why they are called peptide hormone also. Two polypeptide hormones, oxytocin and vasopressin, are secreted by posterior lobe of pituitary gland. And oxytocin helps in the delivery of child and stimulates the muscles for secretion of milk. Oxytocin is injected to cow and buffaloes to stimulate lactation. It is called pitocin. Now, vasopressin chiefly regulates the reabsorption of water in kidney, and that's why it is called antidiuretic hormone ADH. Alpha and beta cells of pancreas secretes insulin and glycagon respectively, which regulates the metabolism of proteins, carbohydrates, and fats. Most important function of insulin is to control the movement amount of glucose in the blood by synthesis of glycogen. Irregularity in the function of insulin causes diabetes mellitus. Now, glycogen is also a peptide hormone. It increases the glucose level in the blood. Parathormone secreted by parathyroid gland is also a polypeptide made up of 84 amino acid unit. It regulates the concentration of calcium ion and phosphate ion in the blood. Hormones relaxin is secreted by corpus luteus and placenta. It is polypeptide and regulates the development and birth of child. Thyrotropin or thyroid stimulating hormones TSH is secreted by thyrotropic cells. Thyrotrophic cells of anterior part of pituitary gland. Its one polypeptide molecules contain 201 amino acids. Now, adrenocorticotropin hormone ACTH. Its one molecule is made up of 39 amino acids. It is secreted by corticotrophic cells of anterior pituitary glands. Now, follicle stimulating hormone FSH, it stimulates the secretion of male and female sex hormone. Now, luteinizing hormone LH, it is known as interstitial cell stimulating hormone ICSH. LH and ICSH are not pure proteins but glycoproteins. Each polypeptide molecule is constituted by 204 amino acid molecules. Both are secreted by gonadotrophs cells present in anterior pituitary glands. Both FSH and LH stimulate the activity of gonads, thus they are collectively known as gonadotropins. Now, luteotropic hormone LTH. It is called mammotropic hormone MTH also. It is one polypeptide chain. Its one polypeptide chain contains 198 amino acid units. It is secreted by leptotroph cells found in interior part of pituitary glands. Now, somatotropin hormone STH. It is called growth hormone also. Its one polypeptide chain contains 191 amino acid unit. It plays most important role in the growth of the body. Now, melanocyte stimulating hormones MSH. Initially, it was named as intermedian and its one polypeptide chain contains 13 amino acids molecules. Gastric glands found in gastric intestinal mucosa secrete several hormones like gastrin, secretin, cholecystokinin, gastron, etc. As the food reaches into stomach, they get activated. Now, third type of hormones are amino hormones.
amine hormones are water soluble and structurally they are derivatives of amino acids. This class includes two hormones, thyroxine and adrenaline. तो पहले थायरॉक्सिन और टेट्राआयोडोथायरोनाइन, which is known as T4. It is secreted by thyroid glands. Thyroid glands also secrete triiodothyronine T3, which is many times more effective than T4. These hormones control the metabolism of carbohydrate, proteins, and lipids. Thyroxine structure of thyroxine is like this two benzene ring is joined by ग्लाइकोसाइड बॉन्ड और ये 4 आयोडीन OH और इधर ये ग्रुप प्रेजेंट है। तो यहाँ पे एमिनो एसिड का ये माइनस पार्ट और ये प्लस पार्ट। तो ये टोटल स्ट्रक्चर किसका है? थायरॉक्सिन हार्मोन का। एड्रीनलिन और एपिनेफ्राइन, इट इज सिक्रेटेड बाय एड्रीनल मेडुला। इन द सेक्रेशन about 80% is adrenaline, while 20% is noradrenaline or norepinephrine. They regulate heartbeat, blood pressure, pulse rate, and blood circulation. In emergency, they regulate cardiovascular system. They stimulate anaerobic decomposition of glycogen from muscular work. The structure of adrenaline is like this. इस तरह का स्ट्रक्चर एड्रीनलिन का होता है। Pure thyroxine was isolated by E.C. Kendall, while Harrington and Berger studied its molecular structure. Epinephrine was discovered by J.H. Abel and purified by Jacinthe Thekamin. Norepinephrine was discovered by ULF von Euler. तो ये डिस्कवरर के नेम है। उसके अलावा in mammals, the secretion of hormone is controlled by anterior lobe of the pituitary glands located at the base of the brain. These hormones are then carried to other glands such as adrenal cortex and sex glands to stimulate the production of other hormones. Now, classification of hormones. On the basis of structure and composition, hormones are classified into following types. Name of the hormones, उसके बाद यहाँ source दिया हुआ है, किस organ से secrete होते हैं, and function. तो स्टेरॉइड हार्मोन्स, जैसा कि अभी पहले भी देखा है, इसमें पहला क्या है, पहले हार्मोन कौन से हैं? एड्रीनल कार्टेक्स हार्मोन्स, जिसमें कि कौन सा हार्मोन है? कार्टिसोन और एल्डोस्टेरोन। अब ये सोर्स इसके यानी किस ऑर्गन से सिक्रेट होते हैं? एड्रीनल कार्टेक्स के। फंक्शन इसका क्या है? एड्रीनल कॉर्टेक्स हार्मोन्स का controls mineral balance in the body and metabolism of fat, carbohydrate and protein. उसके बाद सेक्स हार्मोन या सेक्स हार्मोन्स एंड्रोजेंस टेस्टोस्टेरोन से होता है, जो कि कहाँ से सेक्रेट होता है? टेस्टिस। This regulates and stimulates male sex organ. उसके बाद है गेस्ट्रोजेंस। ये हार्मोन दो है, प्रोगेस्टेरोन या प्रेग्नेंडियोल। कार्पस ल्यूटियस से सिक्रेट होते हैं ये। इट कंट्रोल्स द डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी। उसके बाद है एस्ट्रोजेंस हार्मोन्स। इसमें तीन है एस्ट्रोजेंस, एस्ट्रोन और एस्ट्रोडाइन। ओवरी से सेक्रेट होते हैं। इट मेंटेन द नॉर्मल फंक्शन ऑफ फीमेल सेक्स ऑर्गन। डिटेल में हम इसको स्टडी कर चुके हैं। यहाँ पे शॉर्ट में ये सारी चीज़ें हैं, याद करने में आसानी होगी समझने के बाद। नाउ एमाइन हार्मोन्स, इसमें थायरॉक्सिन, ये थायराइड ग्लैंड से सिक्रेट होता है। इट रेगुलेट्स मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड्स, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स। उसके अलावा दूसरा है एपिनेफ्राइन और एड्रीनलिन हार्मोन, जो कि एड्रीनल मेड्यूला से सिक्रेट होता है। इट कंट्रोल्स blood pressure and increase pulse rate. It helps to release fatty acids
from fat and glucose from liver glycogen. And peptide hormones, these are insulin secreted from pancreas, and it maintains glucose level in blood and glucose metabolism. Second type of hormone, peptide hormone, is oxytocin, secreted from posterior pituitary gland, and it helps to release milk from mammary glands. It also helps to contract uterus after the child birth. उसके अलावा पेप्टाइड हार्मोन में वैसोप्रेसिन है जो कि सिक्रेट होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से. इट रेगुलेट्स reabsorption of water in the kidney. Another enzyme is angiotensin, second, secreted by blood plasma of person with high blood pressure. It, it is potent vasoconstrictor that is contract the blood vessels. Now different hormones and their functions. यहाँ पे भी ये थोड़ा सा और डिटेल में लिया गया है. गोनेट्स सेक्रेटरी ऑर्गन है इधर जो दिए हुए हैं, उनसे हार्मोन कौन कौन से सेक्रेट होते हैं और उनके केमिकल नेम क्या है और फिजियोलॉजिकल रोल क्या है उनका, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है. तो पहले है गोनेट ओवरी. इससे कौन कौन से हार्मोन सेक्रेट होते हैं? एस्ट्रोजेंस, बीटा एस्ट्रोडाइल, एस्ट्रोल एंड एस्ट्रोन. केमिकल नेचर क्या है इनका? C18 स्टेरॉइड, दीज आर डेरिवेटिव ऑफ एस्ट्रेन. फिजियोलॉजिकल रोल, proliferation of endometrium, deepening of uterine glands, increase in vasculature, development of secondary sex character. These are the physiological role of these hormones secreted from gonads ovary. उसके बाद टेस्टिस से ये इतने हार्मोन सेक्रेट होते हैं. एंड्रोजेंस, टेस्टिस्टेरोन, एंड्रोस्टेरोन, DHEA, एंडोस्टेरीन, दिस इज डायोन, एंड एड्रोस्टीन, ट्राइओन. These are the C19 steroids or derivatives of एंड्रोस्टेन. फिजियोलॉजिकल रोल क्या है इनका? डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर. उसके बाद एड्रीनल कार्टेक्स से जो हार्मोन सिक्रेट होते हैं, कार्टिकोस्टेरॉइड्स, एल्डोस्टेरोन, DOC, कार्टिसोल एंड कार्टिकोस्टेरोन, एपिनेफ्राइन, ये दूसरी ग्लैंड से है. इस ग्लैंड से एड्रीनल कार्टेक्स से ये एंजाइम सेक्रेट होते हैं. केमिकल नेचर इसमें C21, ये सारे C21 स्टेरॉइड्स हैं. फिजियोलॉजिकल रोल क्या है इनका? वाटर सॉल्ट बैलेंस ऑफ द बॉडी, रेगुलेट NaCl कंटेंट ऑफ द ब्लड, कंट्रोल्स कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म एंड इनहिबिट प्रोटीन सिंथेसिस एंड रेगुलेट लाइपोजेनेसिस. उसके बाद है मेड्यूला पिट्यूटरी ग्लैंड से एपिनेफ्राइन एंड नॉर एपिनेफ्राइन. ये दो हार्मोन सिक्रेट होते हैं. केमिकल नेचर, दीज आर एमिनो एसिड डेरिवेटिव, दे रेगुलेट कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, रेगुलेट ब्लड प्रेशर आल्सो. कार्पस लुटियस, दिस इज द पिट्यूटरी, दिस इज द डक्टलेस ग्लैंड, सिक्रेटेड प्रोगेस्टेरोन एंड रिलैक्सिन. प्रोगेस्टेरोन क्या है? C21 स्टेरॉइड, दिस इज डेरिवेटिव ऑफ प्रेग्नेन. इट proliferation of uterine mucosa. The physiological effect is proliferation of uterine mucosa. उसके अलावा growth of mammary glands, inhibition of uterine contraction. रिलैक्सिन दूसरा एंजाइम कार्पस लुटियस से जो सिक्रेट होता है, रिलैक्सिन. दिस इज केमिकल नेचर ऑफ दिस इज पॉलीपेप्टाइड एंड फिजिकल effect is relaxation of pelvic ligaments during childbirth. Now islets of Langerhans, इसमें बीटा और अल्फा 2 सेल होती हैं. islets of Langerhans
बीटा और अल्फा सेल। बीटा सेल से इंसुलिन सेक्रेट होता है, दिस इज पॉलीपेप्टाइड 51AA-RS। It lowers the sugar level in blood, promotes protein synthesis, promoted lipid synthesis. Second टाइप सेल्स है इसमें अल्फा सेल, ग्लूकागोन हार्मोन सिक्रेट होता है, दिस इज दी पॉलीपेप्टाइड माइनस, दिस इज 29AA-RS as it increase sugar level in the blood, catabolic action on proteins, accelerates ketogenesis. उसके बाद है हाइपोफाइसिस पार्स डिस्टेलिस। द हार्मोन सिक्रेटेड बाय दिस ग्लैंड इज थायरोट्रोपिन, this is polypeptide and stimulate thyroid activity, and corticotropin, this is also polypeptide and stimulates adrenal cortex. उसके अलावा दूसरा गोनेडोट्रोपिन भी इससे सिक्रेट होता है। FSH, this is also polypeptide and induce growth of Graphland follicles. LH, polypeptide induce repairing of ovarian follicles. LTH, ये सारे हाइपोफाइसिस पार्स डिस्टेलिस ग्लैंड से ये सारे हार्मोन सेक्रेट होते हैं। LTH पॉलीपेप्टाइड है, फिजियोलॉजिकल इम्पैक्ट है इसका लैक्टेशन ड्यूरिंग parturition, and somatotropin also a polypeptide, it controls skeleton growth. Now other gland, another gland, ductless gland is pars intermedia, pars nervosa. It secretes intermedians. This is the polypeptide, and physiological import of this hormone is darkening of the skin. पार्स नर्वोसा से ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन ये सिक्रेट होता है, दोनों ही पॉलीपेप्टाइड्स हैं। पहला एंजाइम ऑक्सीटोसिन स्टिमुलेट्स कंट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स स्पेशली यूटेरस, एंड vasopressin causes a rise in blood pressure, anti-diuretic action, etc. Now gastrointestinal tract, this is the ductless glands, and hormone secreted by this is secretin, this is polypeptide, and it stimulates flow of pancreatic juice. Second enzyme pancreozymin, this is polypeptide, it stimulates flow of pancreatic juice, and gastrin is also polypeptide, it stimulates flow of gastric juice. उसके अलावा है parathyroid, it secreted parathormones, this is also a polypeptide 84AA-RS. It physiological impact is bone reabsorption, renal reabsorption of calcium. उसके अलावा है थायराइड में टी और T3, टी और T3 और पहला एमिनो एसिड डेरिवेटिव्स है, ये डीएमिनेशन रिएक्शन इन द लीवर को प्रोसीड करता है। उसके अलावा थायरोक्सिन T4, दिस इज आल्सो एमिनो एसिड डेरिवेटिव्स, इट्स एक्शन इज डियोडिनेशन इन एक्सोथेरेप्यूटिक टिश्यू। तो इस तरह से ये पूरा डिटेल देखा तुम लोगों ने हार्मोन्स के बारे में। 2-3 टेबल में बारी बारी से पहले डिटेल में बताया, उसके बाद 2-3 टेबल्स में उनके एग्जाम्पल्स, किस ग्लैंड से सिक्रेट होते हैं वो, और किस उनका फंक्शन क्या है, उनका केमिकल नेचर क्या है, ये सारी चीज़ें बारी बारी से पढ़ी। तो उम्मीद है सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी और इसको पढ़ने में और अच्छा समझ में आएगा। What is this? Yes.
Now come on enzymes. Enzymes are naturally occurring simple or conjugated proteins which act as biological catalysts in living enzymes. Without enzyme, the living process will be too slow to sustain life. Chemically, all enzymes are globular proteins. However, some enzymes are also associated with a non-protein component called prosthetic group or cofactor for their activity. At present, about 3,000 different kinds of enzymes have been recognized by the International Union of Biochemistry. However, only about 300 are commercially available. Some important enzymes and their functions are given here. Some important enzymes and their function. Enzymes and reaction catalyzed by them. Urease catalyzed urea into carbon dioxide. This reaction, urea converted into carbon dioxide and ammonia. With help of invertase, catalyze the reaction. Sucrose decompose into glucose and fructose. Maltase से maltose टू यूनिट ऑफ ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है. उसी तरह एमाइज स्टार्च को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है. पेप्सिन प्रोटीन को अल्फा अमीनो एसिड्स में, ट्रिप्सिन प्रोटीन को अल्फा अमीनो एसिड्स में, कार्बोनिक एनहाइड्रेस कार्बोनिक एसिड को वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड में. उसके अलावा न्यूक्लियर आरएनए डीएनए को न्यूक्लियोटाइड्स में कन्वर्ट करता है. लैक्टेज लैक्टोज को ग्लूकोज एंड ग्लैक्टोज में. इमुल्सिन सेलुलोज को एन ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है. एंड डीएनए पॉलीमरेज डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट को डीएनए में कन्वर्ट करता है. और आरएनए पॉलीमरेज रिबोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट को आरएनए में कन्वर्ट करता है. तो ये शॉर्ट में डिफरेंट एंजाइम और उसके एक्शन. उसके बाद है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम. एंजाइम्स आर नाइट्रोजीनियस proteinaceous compound made up of amino acids. Various amino acids combine through peptide bonds to form peptide. The enzymes having only one peptide chain are termed as monomeric enzymes, while the enzyme having more than one polypeptide chain are termed as oligomeric enzymes. Their important masses are Their molecular masses are high. The second property, action enzyme catalyze various metabolic reaction. Third property is solubility. Enzyme disperse in water to form colloidal solutions. Since their aqueous solution is colloidal and hence they have very large surface area and high activity. A very small amount of an enzyme is sufficient to catalyze a chemical reaction. That is, one molecule of an enzyme may catalyze 10 lakh reacting molecules per minute. This is important property of the enzyme. A very small amount of enzyme is sufficient to catalyze the chemical reaction. That is, one molecule of an enzyme may catalyze 10 lakh reacting molecules per minute. Efficiency of enzyme. Enzymes are most efficient catalysts among all the catalysts known till now. This is due to the fact that they reduce the activation energy of the reaction in a large extent. Now, specificity. Enzymes are specific in nature. Enzymes are specific in their action and only one enzyme catalyze only one reaction. Enzyme urease catalyze only hydrolysis of urea. It does not catalyze hydrolysis of methyl urea. Now, effect of pH. The catalytic activity of each enzyme is highest at a particular pH. This pH value is called its optimum pH. Optimum pH value of enzymes generally lies between 5 to 7. Now, effect of temperature.
Catalytic activity of an enzyme is maximum at a particular temperature, that is between 25 to 35 degrees centigrade. Above and below this temperature range, activity of enzyme is decreased. At high temperature, enzymes are destroyed, while at a low temperature they become inert. Now, effect of ultraviolet rays. Ultraviolet rays destroy enzymes, and effect of equilibrium state. Like other catalysts, enzyme catalysts also do not affect equilibrium state. Some common properties of enzymes are this: specificity. They are highly specific in their action. Each enzyme catalyzes only one chemical reaction. For example, the enzyme urease hydrolyzes urea to NH3 and CO2 like this. Urea catalyzed by urease into CO2 and NH3. But in methyl urea, यूरियस के साथ जब की प्रेजेंस में ये हाइड्रोलिसिस कर आते हैं तो यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होता. सिमिलरली द एंजाइम माल्टेस कैटेलाइज द हाइड्रोलिसिस ऑफ माल्टोस टू ग्लूकोज, जबकि किसी दूसरे डाइसेक्राइड को ये ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं करेगा. Efficiency: enzymes are very efficient catalyst. Enzymes are very efficient catalysts. They can speed up the rate of reaction by factors up to 10 to the power 20. The optimum temperature and pH, they are active at moderate temperature 310 Kelvin and at moderate pH 6 to 8. Now, a small quantity, even a small amount of enzyme can be highly efficient. Now, coenzymes. Certain enzymes requires non-proteinous component for their activity. These components could be metal, that is inorganic ions such as zinc ion, magnesium, manganese ion, cupric ion, ferrous ion, cobalt ion, potassium, sodium ion, molybdenum ion, etc., or small organic molecules. These two are collectively called coenzymes. Many of the coenzymes for biological processes are derived from the vitamins such as thiamine, niacin, riboflavin, etc. Regardless of the nature of the cofactor, the combination of protein cofactor complex is known as holoenzymes, while the inactive protein part of the enzyme left after the removal of cofactor is called apoenzyme. तो एक्टिव होलो एंजाइम, ये दो पार्ट होते हैं इसको. एपो एंजाइम जो कि इनएक्टिव एंड कोफैक्टर एक्टिव. फिर से इसको देख सकते हैं. Regardless of the nature of cofactor, the combination of protein cofactor complex is known as haloenzyme, while the inactive portion part of the enzyme is called apoenzyme. Hence, prosthetic group which get attached to the enzyme at the time of reaction are known as coenzymes. Now, application of enzymes. Enzymes are widely used in the manufacture of beer and wine by the fermentation of carbohydrates, in the production of cheese by coagulation of milk, in the manufacture of sweet syrup from corn starch. Now, deficiency disease caused by enzyme. There are certain diseases which are caused by the deficiency of enzyme in living system. For example, phenylketonuria, PKU, a congenital disease. In this disease, brain damage and mental retardation occurs. In children, is caused by the deficiency of enzyme phenylalanine hydroxylase. Phenylalanine hydroxylase. This is the phenylketonuria.
इन डिजीज काज्ड बाय दिस एंजाइम, अगर इसकी कमी होती है तब ये डिजीज होती है। नाउ सी दिस अगेन, फेनिल कीटोन यूरिया पीकेयू ए कॉन्जेंशियल डिजीज which is brain damage and mental retardation in children is caused by the deficiency of the enzyme phenylalanine hydroxylase. Similarly, albinism is another disease caused by the deficiency of enzyme tyrosinase. Such disease can be prevented by the supply of enzymes through diets. So उसके अलावा enzymes have also been used to treat heart disease. For example, an enzyme streptokinase is used to dissolve blood clots form in a coronary artery. This is a streptokinase enzyme. Now, poisons. In presence of some substance like HCN, H2S, CS2, etc., anion of heavy metals like silver, mercury, etc., the activity of enzyme is decreased. These substances are called catalytic poisons. The metallitic ions react with reactive group of enzyme like SH, decreasing the activity of the catalyst. ESH, यहाँ एस ये ए जी प्लस आयन है, ये जुड़ जाता है किसको हटा करके, एच को हटा करके, तो ये जो डीएक्टिवेट कर देता है इस तरह से एंजाइम को. नाउ इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, सिंस एंजाइम्स फॉर्म कोलाइडल सॉल्यूशन, hence addition of excess of electrolyte destroy their catalytic activity. Some substance like hydrogen cyanide, hydrogen sulfide, CS2, ions of heavy metal inhibit the activity of enzyme. These substances are called enzyme inhibitor or catalyzed poison. These cations react with active group like acid present in the enzyme and inhibit its activity like this. एंजाइम और हार्मोन्स के बाद समझने के बाद हम आप आते हैं आवर फूड टॉपिक पे. हमारे फूड में क्या होना चाहिए, क्या होता है, और उसके अलावा उसका डाइजेशन जब होता है तो किस तरह से होता है. आवर फूड लाइफ इज ए केमिकल प्रोसेस. The complex lifeless organic molecules called biomolecules combine in specific manner to produce life. Both small and macromolecules that comprise a cell are synthesized by the cell itself from simple precursor molecules. The set of chemical reaction by which synthesis of various molecules of cells are achieved is called anabolism. Simultaneously, other sets of reactions are going on in which complex molecules are broken down into smaller ones and into carbon dioxide and water with the liberation of energy. These reactions are called catabolism. These reactions provides energy for various cellular functions as well as raw material for anabolism. Both sets of reaction taken together constitutes metabolism. Thus, a living system is a complex array of chemical reaction. The substance which supply the raw materials for various life process along with energy as to control body functions and maintain its growth are known as food. Food is essential for human beings and animals also. Without food, life is not possible. Food is required for energy, growth, and repair of old part or tissues. The food is comprised of the compounds, namely carbohydrate, protein, lipids, mineral salts, vitamins, and water. In addition to these, a proper diet also includes non-digestive roughage. Roughage increase the bulk of the food so that movement of food down the alimentary canal is made easy. Now, digestion of food.
Digestion is the process by which complex constituents of food are broken down into simple molecules by a number of enzymes in mouth, stomach, and small intestine. The simple molecules thus formed are absorbed into blood stream and reach various organs. Raw food may be taken as such or after cooking. It is chewed in the mouth and swallowed when it passes through a long passage in the body called alimentary canal. During this passage, it gets mixed with various enzymes in different part of alimentary canal. The carbohydrate, proteins, and fats are converted into simpler form, which are then carried by blood to different part of the body for utilization. Digestion of food can be summarized in the following types. Polysaccharide in the presence of amylase present in saliva, mouth, pancreatic juice and intestine की presence में पॉलीसेक्राइड कन्वर्ट होता है डाइसेक्राइड जैसे कि माल्टोज और ये माल्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में इन इंटेस्टाइन के इसमें कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज में और ग्लूकोज एब्जॉर्ब कर लिया जाता है इंटेस्टाइन वॉल से ब्लड में पहुंचता है। दूसरा पार्ट होता है प्रोटीन फूड का। प्रोटीन पहला पार्ट हो गया कार्बोहाइड्रेट या पॉलीसेक्राइड, इसका डाइजेशन इस तरह से हुआ। उसके बाद है प्रोटीन, पेप्सिन और HCl की प्रेजेंस में इन स्टमक इट कन्वर्टेड इनटू प्रोटियोजेस एंड पेप्टोन्स। अब ये ट्रिप्सिन कीमोजॉर्प्शन होता है पैनक्रियाटिक जूस इन इंटेस्टाइन में ये रिएक्शन होता है, जबकि पहला रिएक्शन स्टमक में हो रहा है, पेप्टोन्स में बदल गया, पेप्टियोजेस एंड पेप्टोन्स में कन्वर्ट हुआ प्रोटीन इन प्रेजेंस ऑफ पेप्सिन एंड HCl। अब यहाँ से ये इंटेस्टाइन में गया, यहाँ ट्रिप्सिन की प्रेजेंस में ये पेप्टाइड्स में टूटता है, फिर इंटेस्टाइन में पेप्टिडेज पेप्टाइड्स को एमिनो एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। उसके अलावा फैट बाइल सॉल्ट्स की प्रेजेंस में जो कि लीवर से आता है, ये इमल्सिफाइड फैट में पहले कन्वर्ट होता है, फिर पैनक्रियाटिक एंड स्टेंटाइज जूस जिसमें कि लाइपेज होता है, ये इसको कन्वर्ट कर देता है फैटी एसिड प्लस कोलेस्ट्रॉल में। तो ये तीन मेन जो पार्ट होते हैं फूड के, पहला कार्बोहाइड्रेट वो कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज में, कहाँ, इंटेस्टाइन में। उसके बाद प्रोटीन पहले स्टमक में फिर इंटेस्टाइन में एमिनो एसिड में कन्वर्ट हुआ। उसके और तीसरा पार्ट है फैट जो कि इंटेस्टाइन में फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो गया। तो ये कंप्लीट प्रोसेस है डाइजेशन का, जो कि इन शॉर्ट देखा। After digestion, there are present glucose, amino acids, fatty acids, along with vitamins and mineral salts. Undigested food and secretions are pushed forward into the rectum from where these are excreted. अब कंपोनेंट ऑफ फूड, कंपोनेंट ऑफ फूड पहले भी पता था क्या क्या होते हैं, इसका डाइजेशन किस तरह से होता है। अब मेन कंपोनेंट्स ऑफ आवर फूड क्या हैं वो देखते हैं। पहला कार्बोहाइड्रेट, इसका डाइजेशन किस तरह होता है ये देख चुके। दीज आर द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। दीज आर एनर्जी यील्डिंग सब्सटेंस। 1 gram of carbohydrate is 4 kilocalories. Potatoes, rice, corn and other cereals grains are good source of carbohydrates. Milk contains lactose, a disaccharide, sucrose. Another disaccharide is obtained from sugarcane and sugar beet. A number of polysaccharides common in our diet are not nourishing because there are no enzymes to digest them. Cellulose is an example of this type. Now, carbohydrate metabolism is a process of converting carbohydrates present in food into monosaccharide by various enzymes during digestion. These glucose is absorbed through the wall of the small intestine into blood stream and then distributed to the other organs. Now, metabolism of glucose involves glycolysis and cellular respiration. In glycolysis, the series of reaction that changes glucose into pyruvate with the formation of ATP is called glycolysis.
And second, cellular respiration. Pyruvate can be converted into ethanol, lactate, or the acetyl group of the acetyl coenzyme. Since this process requires oxygen, it is called aerobic कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन होता है तो फ्रक्टोज और ग्लैक्टोज में कन्वर्ट होता है। अब ग्लाइकोलिसिस होती है ग्लूकोज की, ग्लूकोज फ्रक्टोज ग्लैक्टोज बना ग्लूकोज, ग्लूकोज की ग्लाइकोलिसिस होती है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, पायरुवेट, और ये फर्दर ग्लाइकोजेनेसिस होने पर फिर से ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है और ये स्टोर होता है बॉडी में, जब एक्सेस में होता है तो एज ए ग्लाइकोजन, और जब ज़रूरत होती है तो वापस फिर ये ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। उसके अब ये जो पायरुवेट यहाँ में कन्वर्ट हुआ ग्लूकोज की ग्लाइकोलाइसिस से, तो ये कन्वर्ट हो जाता है एसिटिल कोएंजाइम ए, जो कि इस तरह से साइट्रिक एसिड साइकिल में पहुंचता है एसिटिल कोएंजाइम में, और ये यहाँ क्या होता है ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन, और दूसरी तरफ ये इधर फैट में कन्वर्ट होता है, फैट वापस इसमें आ जा कन्वर्ट होता है, और दूसरी तरफ सर्टेन एमिनो एसिड्स में भी रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। तो ये कंप्लीट कैटालिटिक प्रोसेस है किसका, कार्बोहाइड्रेट का। इसमें ये दोनों पार्ट जो है ये स्टोरेज हो जाता है। जब एक्सेस ग्लूकोज होगा तो यहाँ ग्लाइकोजन, फैट या सर्टेन एमिनो एसिड का स्टोरेज हो जाता है, जबकि यहाँ पे इन सारे रिएक्शन से क्या होता है, एनर्जी प्रोडक्शन होता है। ओवरऑल रिएक्शन, ग्लूकोज रिएक्ट्स विथ 36 ADP and 36 phosphate ion with oxygen. It converted into carbon dioxide, 36 ATP and 6 H2O. Excess of glucose present is stored as glycogen by process glycogenesis in liver. This stored glycogen act as instant food and converted into glucose when needed. Now, important function of carbohydrates. Monosaccharides play an important role in all the metabolic reactions of the body. Glucose is oxidized in the process of respiration to yield energy. Glucose is used in the synthesis of fat and proteins. Ribose and deoxyribose sugars form nucleic acid, RNA, and DNA. Excess of monosaccharides in the body are stored as glycogen. Now, second part component of our food is protein. Proteins are required to repair the old tissues and build new ones. That is for the general maintenance and growth. It is said that living beings can live for sufficiently long time without carbohydrates and fats, but not without proteins. Important sources of protein are milk, cheese, eggs, corn, wheat, peas, beans, etc. Protein food also contain essential amino acid. During the process of digestion of proteins, the proteins are hydrolyzed by enzyme producing amino acid, which are absorbed by food, by blood, and reach the various tissues. Protein in presence of pepsin and proteases converted into polypeptide, and in presence of trypsin and chymotrypsin is converted into amino acid. पहले भी इसको देख चुके हो. Now, amino acid have many use in the body. They are used in the formation of new cells or repair of old cells. Synthesis of other amino acids, enzymes, hormones, antibodies, etc. Unlike carbohydrates and lipids, which can be stored, there are no storage molecules for the amino acids. Some amino acids are metabolized by 2-pyruvate, some to acetyl coenzyme A, and others to various intermediates in glucose metabolism, and energy is obtained by their breakdown into CO2 and H2O.
Now fats and lipids. Oil and fats are very good fuel for the biological process in our body. Oils and fats occur widely in animal and plant kingdom. In plants, they are mainly present in seeds. Fats are present in butter, meat, vegetable oils, and milk. Fat form part of all membranes and regulate the activity. Fats form part of all membrane and regulate the activity of the cell and tissues. Fats are also act as emulsifying agent, vitamins, hormones, and regulators of metabolism. During digestion, fats are hydrolyzed to fatty acids and glycerol. The fatty acids are oxidized in mitochondria. The fatty acids are oxidized in mitochondria of liver cells to form acetyl coenzyme A, which enters the citric acid cycle for production of ATP. The universal energy transfer agent. This ATP is the universal energy transfer agent. The energy provided by lipid is much more than provided by the metabolism of carbohydrates and protein. The other important component of our food is water. Water is the chief solvent in the body. It is the medium for transportation and it takes part in most of the chemical reaction of the body. Approximately 70% of total body weight is due to water. A normal healthy eater will ingest and excrete about 1.5 to 3 liter of water per day. It is essential to maintain water balance in the body. The fifth component of our food is the mineral. Minerals of inorganic elements required by man are sodium, potassium, chlorine, sulfur, iodine, magnesium, calcium, phosphorus, and iron. Some elements like copper, zinc, cobalt, manganese, molybdenum, fluorine are required in small amount and are called as trace elements. Inorganic minerals are involved in various metabolic reactions of the cell and thus help in the growth and development of the cell. Ions play an important role in maintaining osmotic pressure and acid-base balance in the cells. Now complete your biomolecules पोर्शन में विटामिन्स, हार्मोन्स और उसके अलावा कंपोनेंट ऑफ फूड भी हमने इसी में लिया, क्योंकि ये भी एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है, एक बहुत ही लाइफ प्रोसेस है इम्पॉर्टेंट। तो इसका एक बारे में भी जानना ज़रूरी था शॉर्ट में। इन डिटेल बायोलॉजी के स्टूडेंट तो बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन साइंस स्टूडेंट, बाकी जो मैथ के स्टूडेंट हैं, उनके लिए इतना जानना काफ़ी है। इससे ये समझ सकते हैं कि हमारे फूड में क्या क्या चीज़ें होती हैं और उनका किस तरह से डाइजेशन होता है, उसके बाद उनका एनर्जी प्रोडक्शन किस तरह से होता है और क्या चीज़ें हमारे फूड में होनी आवश्यक है। तो बायोमॉलिक्यूल्स में जो इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं बायोमॉलिक्यूल्स के, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, हार्मोन्स, विटामिन्स, एंजाइम्स, ये सारी चीज़ें डिस्कस हो चुकी। अब एक पार्ट बाकी है जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, वो है न्यूक्लिक एसिड। तो आगे के क्लास में हम न्यूक्लिक एसिड के बारे में बात करेंगे।